नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबरोश लिमिटेड पर। तो आज के ट्रेडिंग डे में सबरोश लिमिटेड में लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिली है और पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में 28% का रिटर्न, लेकिन पिछले 5 दिनों में बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक का रिटर्न देखें तो ये स्टॉक 40% तक भागा है। ये कंपनी 1985 से काम कर रही है और इस कंपनी का 36% चूरी फैमिली के द्वारा ओन किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस कंपनी में, अगर आप लोग इस कंपनी के इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को देखोगे तो आपके होश उड़ने वाले हैं। इस कंपनी का 20% ओन करती है डेंसो कॉरपोरेशन और 11.96% ओन किया जाता है सुजुकी मोटर्स के तरफ से। तो चलिए यही डेटा हम लोग इन्वेस्टर्स के लिस्ट में भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो सबसे मज़ेदार डेटा देखने को मिलता है वो है FII की होल्डिंग। अगर आप लोग पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में FII की होल्डिंग्स को देखें तो FII ने 32% की होल्डिंग खरीदी है। और अगर इस होल्डिंग को डिटेल में देखा जाए तो इस होल्डिंग में आप लोग देख सकते हो कि डेंसो कॉरपोरेशन और दूसरा है मारुति सुजुकी। डेंसो द्वारा 20% ओन किया जाता है और मारुति सुजुकी के द्वारा 11.96% ओन किया जाता है। लेकिन मैंने कुछ यूट्यूब चैनल पर देखा कैसे वो लोग FII का डेटा को मैनिपुलेट कर कर बता रहे थे कि FII ने एक क्वार्टर में 32% तक का स्टेक खरीदा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो कि डेंजो कॉरपोरेशन बहुत वक्त पहले से ही इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। और मारुति सुजुकी की भी बात करें तो मारुति सुजुकी भी बहुत वक्त पहले से ही इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। लेकिन चेंज बस इतना सा हुआ है, डेंजो और सुजुकी का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ से उठाकर FII के लिस्ट में डाल दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग DII की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो DII का शेयर होल्डिंग पैटर्न कंटिन्यूअस बेसिस पे हर एक क्वार्टर में बढ़ता ही जा रहा है। एक ऐसा सिंगल क्वार्टर भी देखने को नहीं मिल रहा है जब DII ने अपने स्टेक को कम किया है। तो चलिए अब हम लोग कंपनी पे आते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है और इसके क्या फ्यूचर ग्रोथ हैं। ये कंपनी AC और एयर ब्लोअर्स बनाती है कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। AC में इस कंपनी का मार्केट शेयर 45% का है और ट्रक ब्लोअर में इनका मार्केट शेयर 60% का है। तो ट्रक ब्लोअर के सेगमेंट में हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपनी मोनोपोली एंजॉय करती है, क्योंकि जब कोई कंपनी 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर कर ले तो हम लोग उसे मोनोपोली के कैटेगरी में डाल सकते हैं। आप खुद सोचो कि मार्केट में कितनी सारी कंपनीज देखने को मिलती है, लेकिन मात्र एक कंपनी 60% से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर ले तो वो मोनोपोली के लिस्ट में आ चुका होता है। अगर इस कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखें तो 1% योगदान रेफ्रिजरेटर के सेगमेंट में देखने को मिलता है और 5% होम AC के सेगमेंट में और 12% रेडिएटर के सेगमेंट में और 78% पैसेंजर व्हीकल्स में लगने वाले AC के सेगमेंट में। और ये कंपनी टोटली इंडिया में काम करती है। इंडिया के बाहर इसका कोई भी बिजनेस देखने को नहीं मिलता है। और यही नहीं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को देखते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स में आप लोग देख सकते हो अशोक लीलैंड, फोर्स मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, इंडियन रेलवे, रेनॉल्ड्स, सुजुकी, वर्नफुल, वेन, हैवेल्स, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और वोल्टास, टालब्रोस जो कि मार्केट में भी लिस्टेड है। तो मैंने उन्हीं सभी क्लाइंट्स का नाम बताया जो कि हर कोई जानता है। तो कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को कंपनी का मैक्स का चार्ट देखना होगा। तो मैक्स का चार्ट तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 3000 करोड़ की है। और 2018 के बाद आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि सभी ऑटो सेक्टर में गिरावट हुई थी और उसके बाद अब सभी ऑटो सेक्टर में कमबैक देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी में भी कमबैक देखने को मिल रहा है। लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते आप लोगों को इस कंपनी की रिस्क भी पता होनी चाहिए। तो जितने भी मार्केट में लिस्टेड स्मॉल कैप कंपनीज हैं, जब वो मार्केट प्रेशर में गिरना शुरू करते हैं तो ईजिली 50, 60, 70% तक गिर जाते हैं। ऐसा कि आप लोग इस कंपनी में भी देख सकते हो। तो इस पीरियड में आप लोग देख सकते हो कि कंपनी 70% तक लगभग टूट चुकी है। और उसके बाद आप लोग चलिए आगे देखते हैं। और फिर इसके बाद इस पीरियड में आप लोग देखो तो इस पीरियड में कंपनी 60% तक टूट चुकी है।
और जो 2018 की बात की जाए तो 2018 में कंपनी 70% तक गिरी थी। तो आप लोग इस कंपनी के बारे में बिल्कुल लिख कर रख लो कि जब ये कंपनी गिरेगी तो ईजिली 50-60% तक गिर जाएगी। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग पास्ट रिकॉर्ड देखो तो लगभग 8 साल तक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न लाकर नहीं दिया था और उल्टा ही 50% तक गिरावट पर ट्रेड कर रही थी पिछले 8 सालों तक, जो कि पीरियड था 2006 से 2014 के बीच में। लेकिन इस कंपनी को दोबारा न्यूज़ में आने की बहुत ही बड़ी वजह थी और उस न्यूज़ को आते ही स्टॉक में 20% की तेज़ी देखने को मिली थी। तो आखिर वो न्यूज़ था क्या? तो सभी ट्रकों में ड्राइवर केबिन में एसी को अनिवार्य कर दिया गया है। तो जिस वजह से एसी की एक मैसिव डिमांड उठेगी और जब मैसिव डिमांड उठेगी तो मैसिव सेल होगी और जब बड़ी सेल होगी तो बड़ी सेल के साथ साथ बड़ी प्रॉफिट भी होगी। और जब बात प्रॉफिट की ही आ गई तो चलिए इसके फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं। अगर आप लोग इस कंपनी की सेल्स को देखो तो इसके सेल्स में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग इस पीरियड में कंपनी की सेल्स को देख सकते हैं और फिर इस पीरियड में देखा जाए तो कंपनी की सेल्स में बहुत ही बड़ी मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। और फिर उसके बाद आप लोग इस पीरियड को देखें तो इस पीरियड में देखा जाए तो सेल्स में कंटिन्यूस रूप से गिरावट ही देखने को मिल रही है। आप लोग बस इसके सेल्स के फ्लक्चुएशन को देखते जाओ कि कितनी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। और फिर फाइनली 2022 की तुलना में 2023 को देखा जाए तो बहुत ही मैसिव फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। तो इस कंपनी की सेल्स में ही अंधाधुंध फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, तो नेट प्रॉफिट में भी उम्मीद है कि ऐसा ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो अगर इस कंपनी का अभी तक का डेटा देखें तो अभी तक के डेटा के हिसाब से मैं इस कंपनी से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ, क्योंकि फ्लक्चुएशन हद से ज़्यादा देखने को मिल रही है। और चलिए हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में अगर सेल्स को देखा जाए तो इसमें भी सेल्स में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। चलिए मान लेता हूँ ये तो कोविड का पीरियड था, तो चलिए इसे मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखो तो कंपनी में बहुत ही बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है और उसके बाद आप देखो कि कितनी बड़ी सेल्स में गिरावट हुई है। और फिर उसके बाद आप लोग देखो तो कंपनी में बहुत ही बड़ी मैसिव जंप भी देखने को मिली है। और इस कंपनी की नेट प्रॉफिट देखें तो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड देखकर कोई भी कह सकता है कि ये कंपनी में कोई बड़ी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो करेंट टाइम में आप लोग देख सकते हो कि ऑटो सेक्टर में कितनी मैसिव बूस्ट देखने को मिल रही है। और जब ऑटो सेक्टर ही बूम पर है तो हो सकता है कि ये कंपनी भी बूम पर ही चलेगी। तो प्रेजेंट में बैठकर कंपनी के फ्यूचर के बारे में कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेटा 50-50 देखने को मिलता है। एक तरफ कंपनी की क्लाइंट्स को देखें तो कंपनी की क्लाइंट्स बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर देखने को मिल रही है। और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो हाँ, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में एसी होती ही है। और इंडिया के पॉपुलेशन को देखें तो बहुत बड़ी आबादी के पास अभी भी 4 व्हीलर नहीं है। तो आने वाले वक्त में डिमांड तो गिरते हुए देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी के फंडामेंटल से तो मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। तो इसलिए आज प्रेजेंट में बैठकर ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये कंपनी मल्टी बैगर बन पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।